वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे। उम्मीद करता हूं हमारे साथ ही होंगे। हेलो। हेलो सर। जी जी, आप बोलिए, आपके क्या सवाल थे? जी मेरा क्वेश्चन यह था कि जून 2011 में अनमैरिड पार्टनरशिप की 2011 में जब 2 ईयर हो गए थे हम्म और उन्होंने अगस्त में हमने शादी भी कर ली, वो भी अपडेट कर दिया, लेकिन नवंबर में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मेरा पासपोर्ट वैलिड नहीं था, एक्सपायर हो चुका था। हम्म। फिर हमने नई एप्लीकेशन की नवंबर में, तो सितंबर 2012 में 5 ईयर रेजिडेंस परमिट मुझको दे दिया एज ए ईए डिपेंडेंट। अच्छा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 5 साल मेरे शादी से कंप्लीट होंगे अगस्त 2011 टू अगस्त 2016 तक। मैं अभी परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकता हूँ या 17 तक वेट करना पड़ेगा? आपको और पाँच सेकंड, साल 5 साल शादी से हो गए हैं? अभी अगस्त में हो जाएंगे इस साल। अच्छा, और देखें, टेक्निकली जब आप एज अ फैमिली मेंबर यहाँ पे रह रहे होते हैं शादी से, और उस वक्त से आपकी जो है वाइफ और टीटी छोटे राइट। से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जी, मेरे। अगर वो टीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि 5 साल हो गए हैं आपको अपनी वाइफ के साथ रहते हुए, और आपकी वाइफ थ्रू आउट टीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकली अभी ओके, सेकंड अगस्त क्वेश्चन में। ये है कि मेरी वाइफ भी 5 साल से थ्रू आउट कर 2009 से वो भी रेगुलरली काम कर रही है, ट्रिजी एक्सरसाइज कर रही है। हम्म। अभी वो भी परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई करना चाह रही है। अभी उसके जी जी। यूरोपियन बेसिस से अभी 5 साल हो हम्म। गए हैं, तो वो काम करना है। अगर वो अप्लाई करती है तो मेरे रेजिडेंस परमिट पे इफेक्ट करेगा कि वो ब्रिटिश हो गई या ऐसा कुछ, या उनको पहले करना चाहिए जब मैं पहले करूं उसके बाद वो करेगी? नहीं, देखें और देखें, अभी तो वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेंगी ना। अगर वो अभी तो जी नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर रही, अभी तो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रही हैं। आप इसका आपके केस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो परमानेंट हम रेजिडेंस दोनों के इकट्ठे लिए। भी कर सकते हैं? जी, दोनों इकट्ठे भी बिल्कुल कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, बल्कि मैंने वो ब्रदर ज़्यादा को स्पॉन्सर, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी दोनों इकट्ठे कर जी। दे रेजिडेंस। और सेकंड, मैंने ब्रदर को स्पॉन्सर किया था इंडिया, उनको वीजा मिल गया है। हम्म तो अभी उनकी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ली थी, उसको वहां से आना और वापस होम कंट्री जाना चाह रहे हैं। हम्म। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको भेजना। वो जहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं, अगर वो जहाँ से यूके से यूरोप चले जाते हैं सपोज, तो कंट्री आउट हो जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको तभी बनती है कि यूरोप से भी उनको बैक होम जाना देखें पड़ेगा जहाँ। देखें, आपने उनको स्पॉन्सर किया कि वो यहाँ पे आएंगे हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जितने हाँ अरसे के जी। लिए, और इन टाइम जो है वापस चले जाएंगे। तो अगर वो यूके से बाहर चले जाते हैं तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आगे जिस कंट्री में जाते हैं फिर वहाँ पे वहाँ से जब जाएंगे तो वो एक अलग इशू है, लेकिन क्योंकि उनको यूरोप जी का वीजा भी हो गया तो वो उधर जाना चाहते हैं, जी, तो वो मैं जा सोच सकते रहा हैं, था वो कि जा सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच बहुत फॉर शुक्रिया, योर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। 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 जी हेलो। जी जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? जी, उमर बात कर रहा हूँ। मेरा जी छोटा सवाल है जी आपसे। जी जी, बोलिए। जी, मैं अभी इंटरप्रेन्योर टियर 1 वीजे पे हूँ। जी जी। जी, सॉरी, तो मैंने आप एप्लीकेशन अप्लाई कर ली एक नेक्स्ट ईयर। सॉरी, एक सेकंड, आप एंटरप्रेन्योर वीज़े पे हैं अभी? यस जी, बिल्कुल, मैं इंटरप्रेन्योर वीजे पे हूँ, टियर 1 वीजा है हमारा। जी जी। तो मैंने अभी इनकी पॉलिसी गाइडेंस में मैंने एक बात पढ़ी थी यूकेबीए की। हम्म। रिसेंटली जो पॉलिटिकल गाइडेंस थी, तो उसमें कहते हैं कि हमें 2 फुल टाइम एम्प्लॉय शो करने हैं, आइदर 4 पार्ट टाइम या 2 फुल टाइम। जी। जी, तो उसमें मैंने ये पता करना है जी कि उसमें जो फुल टाइम एम्प्लॉय है, जो यूके का स्टैंडर्ड है वो 37 आवर्स बनता है। हम्म। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ पॉलिसी गाइडेंस में कि 30 आवर्स। वो एक्सेप्ट कर लेंगे 30 आवर्स भी। जी तो जी इस तरह अगर हम 30 आवर डाल दें तो इस तरह सही है या नहीं, बस जी, ये पूछना था बिल्कुल। मैंने आपसे। जी बिल्कुल, 30 आवर्स पॉलिसी गाइडेंस में भी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, लिखा हुआ है। तो अगर वो लिखा हुआ है तो दैट्स फाइन। बहुत शुक्रिया। शॉर्ट क्वेश्चन था इनका। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। 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 जी हेलो। यस हेलो, अस्सलाम यस, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम है। जी और जी। मैं आपके पास स्पाउस वीज़े के बारे में थोड़ा सा जी क्वेश्चन बिल्कुल, पूछना पूछिए, चाहता क्या हूँ। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा ब्रदर इन लॉ इधर आया स्पाउस वीज़े पे मेरी वाइफ से, सॉरी मेरी सिस्टर से शादी करके। हम्म। तो वो इधर इनिशियल एंट्री 2.5 ईयर्स से के लिए है इधर, जुलाई 2012 जो न्यू रूल्स हैं उसके मुताबिक। ठीक है। और अभी उन्होंने दोबारा एक्सटेंशन अप्लाई करना है, उनका वीज़ा एक्सपायर होता है सितंबर में। हम्म। तो उनका ये मसला है कि वो दोनों जो है ना, मियाँ बीवी, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है।
लेकिन उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो कहते हैं उधर यूकेवीआई की वेबसाइट पे ये है कि आपके फुल फाइनेंशियल लास्ट फाइनेंशियल जी ईयर बिल्कुल में होनी आपने चाहिए जी 18,600 अर्निंग आपकी होनी चाहिए। जी तो उन्होंने दिसंबर से लेके और अप्रैल तक 4 मंथ में ये अर्निंग की थी सेल्फ एम्प्लॉयड में, क्योंकि वो 2 बंदे थे तो काम, और अभी स्टिल उनकी ये वो कंटिन्यू है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उनका ये फुल फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट होगा? उन्होंने ये फुल सारे टैक्सेस वगैरह, नेशनल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ पे कर दिया हुआ है। सो वो ये जो 18,600 उनका है कि फुल फाइनेंशियल ईयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे जी कि बिल्कुल आपने इसमें ये 4 देखिए मंथ में ही किया, या कि जी लाजमी वो फुल 12 मंथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी जी चाहिए? नॉर्मली जो है वो क्योंकि इस चीज़ पे वो पॉइंट वो कर सकते हैं कि 12 मंथ्स उनकी वो होनी चाहिए। तो लास्ट फुल फाइनेंशियल ईयर का वो मांगते हैं अकाउंट्स। हाँ जी, वो डॉक्यूमेंट्स वो फुल फाइनेंशियल ईयर के मतलब कि बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनकी दिसंबर से अप्रैल नहीं तक लेकिन है। सब डॉक्यूमेंट्स तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगते हैं ना फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए। यानी कि जो अच्छा उनके अच्छा। अगर बैंक स्टेटमेंट्स हैं तो पहले अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही नहीं थे तो दैट समथिंग या एज अकाउंट्स वगैरह या टैक्स रिटर्न्स वगैरह वो फुल फाइनेंशियल उसके होना लास्ट 1 ईयर के। अच्छा, तो वो जी 12 मंथ्स की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होनी जी चाहिए। उसमें जी बिल्कुल उसमें वो स्किल उसमें इशू अप्लाई। जी बिल्कुल इशू आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम राशिद सलाम। खान साहब। जी जी बोल रहा हूँ कौन सा बोल रहे हैं? जी हाँ सर, मेरा नाम हाफिज है। मुझे अपने पेरेंट्स के लिए एक क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल पूछें। मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों जो हैं वो तकरीबन 60-65 ईयर ओल्ड हैं। तो वो पाकिस्तान से अभी आते हैं हमारे पास, 6 मंथ के लिए रहते हैं जी यहाँ यूके, और फिर वापस चले जाते हैं। अभी उनके पास मल्टीपल वीज़ाज हैं 10 ईयर्स के, लेकिन वो उसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो 6 मंथ से ज़्यादा रह नहीं रह नहीं सकते सकते यहाँ पे। बिल्कुल। तो जो है वो अभी दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लाइक एक डायबिटिक है मदर मेरी, और फादर जो है वो भी हार्ट के पेशेंट है। तो हम दोनों भाई हैं और दोनों यहीं पे हैं। तो जी मैं पूछना चाह रहा था कोई ऐसा वे है कि यहाँ देखें पे वो परमानेंट रह सकें, या कुछ एज अ वीज़े की कोई जो है वो कंडीशन, कोई दूसरी टाइप का वीज़ा हो जिसमें उनकी ड्यूरेशन यहाँ पे रहने की 6 मंथ से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा स्टे कर पाए हमारे पास। देखें इसमें ये है कि जो दूसरे टाइप का वीज़े हैं वो फिर वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके पेरेंट्स के केस में एप्लीकेबल होंगी। फॉर एग्जांपल जो जिसमें 6 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा होता है, अपार्ट फ्रॉम डिपेंडेंट पेरेंट्स का जो वीज़ा होता है जिनको यानी कि अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करें यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए तो वही उनके लिए एक मुनासिब वीज़ा है। लेकिन वो जो है काफ़ी उसकी जो रिक्वायरमेंट है बड़ी स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं और आम तौर पे बहुत मुश्किल से देते हैं। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपने मुल्क में अपने डेली टास्क ख़ुद नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी कंडीशन की वजह से अपने रूटीन के काम शाम जो भी होते हैं और अकेले नहीं रह सकते और वहाँ पे कोई भी उनकी लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल एक समरी की है। अब उसमें कहने को तो ये जो है वो लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि जी हम यहाँ पे हमारी कंडीशन ऐसी है, हम खुद नहीं काम कर सकते। लेकिन इस सिलसिले में जो होम ऑफिस की या जो वीज़ा ऑफिसर्स की अप्रोच है वो बड़ी स्ट्रिक्ट वो है। वो यहाँ तक भी कोर्ट्स जो हैं और उनकी पहुँची हैं कानून के जी अगर 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 वो वहाँ पे आपको कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है जो कि उनकी लुक आफ्टर कर सकता है तो आप वहाँ पे किसी को रख क्यों नहीं सकते, यहाँ से पैसे भिजवाएं और वहाँ पे कोई मुलाजिम या कोई उनकी लुक आफ्टर करने के लिए रखें और वो रखें। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अप्लाई करने के लिए तो ये कैटेगरी है, लेकिन इट्स वेरी जो है ना वो स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। तो अगर आप चाहें तो इस सिलसिले में डिटेल किसी वकील के पास जाके डिस्कस कर सकते हैं। यही एक कैटेगरी है जिसमें अगर आप उनको परमानेंट बुलाना चाहें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी वीज़े हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा के वो फिर जो है वो ऐसे वीज़े हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो उनके लिए मुनासिब हैं। जिस तरह एंटरप्रेन्योर वीज़ा या कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला वो ऐसी अगर कोई उनकी कैटेगरी बनती है तो तब वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है आप किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। जी, लेकिन कैटेगरी है मींस के कोई परमानेंट नहीं है, मींस के वो परमानेंट ही यहाँ पे रह सकते, कोई ऐसा नहीं है मींस के
क्योंकि अभी आम द यंगेस्ट वन, मैं सबसे छोटा हूँ, तो अभी पीछे तो बाकी कोई भी नहीं होता उनकी कैटेगरी तो है, कैटेगरी तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, लेकिन आमतौर पे बहुत मुश्किल से वीज़ा ऐसी कैटेगरी में मिलता है, बहुत मुश्किल से, और ना होने के बराबर। जिस तरीके से जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर्स वगैरह ये इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और फिर आगे कोर्ट्स भी। हाँ सब। और सेकेंडली मैंने पूछना था कि अभी उनके पास जो मल्टीपल वीजा है 10 years का, तो कुछ मीन्स के कुछ लोगों ने हमें कहा नहीं, आप 6 months से कम रहें, मैक्सिमम 3 months या 4 months आप स्टे करें, उससे ज्यादा का स्टे मत करें। तो फिर किसी ने बताया नहीं, आप एटलीस्ट 6 months रह सकते हैं क्योंकि वो तो अलाउ है आपको। तो देखिए था कि वो सेफ है। देखें 6 months तो बिल्कुल वो रह सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो आप 6 months के लिए रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर आते हैं, 6 months के लिए रहते हैं। ज़्यादातर अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं और कम पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जब दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और उनको लगता ये है कि जी ये तो ज़्यादा टाइम इधर गुजार रहे हैं और कम टाइम अपने मुल्क में गुजार रहे हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखें ये बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि जब उस वक्त वो अप्लाई करते हैं तो उस वक्त यहाँ पे इमिग्रेशन के हालात क्या हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जिस तरह आपको अच्छी तरह यहाँ पे मालूम है कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे यूरोपियंस जो हैं फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आ गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से नॉन EU नेशनल्स जो हैं यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, तो उस सिलसिले में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई उन पर। तो ऑब्वियसली तो वक्त के साथ हालात पे भी डिपेंड करता है कि जब वो अप्लाई करेंगे उस वक्त के क्या हालात हैं। लेकिन करंटली जो है अगर सिनारियो में अगर वो अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली इस चीज़ को बिल्कुल वो देखते हैं जो वीज़ा ऑफिसर के जी ज़्यादातर वो यहाँ पे गुजार रहे हैं, कम टाइम अपने मुल्क में गुजार रहे हैं, तो इस बेसिस पे मैंने अक्सर देखे लोगों को रिफ्यूज़ किया जी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है? मेरा नाम आयशा है, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने एसाइलम सीकर हूँ यहाँ 5 साल से। मेरे बच्चे अभी ओवर 18 हो चुके हैं। मेरा लॉयर बोलता है कि हम फेलियर एसाइलम सीकर है। वो कहते हैं कि हमें न्यू एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो आप हमें बताएंगे न्यू एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, और नहीं क्या वो काउंट होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि न्यू एप्लीकेशन का मतलब तो यही हो जाता है ना कि ये 5 साल चले जाएंगे, तो क्या फिर वो लोग हमारे साथ अच्छी तरह से, फिर वो अगर काउंट नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए? हमें न्यू एप्लीकेशन करनी चाहिए? देखें बात यह है कि न्यू एप्लीकेशन तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। न्यू एप्लीकेशन क्या, न्यू एप्लीकेशन फ्रेश असाइलम की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आपके वकील, या क्या कोई नई एप्लीकेशन? किस ऐसा बोल रहे हैं कि ओवर 18 जो हो गए हैं बच्चे, राइट? अभी पहले अंडर 18 थे, अब ओवर 18 हो चुके हैं। अब ये बोलते हैं कि न्यू एप्लीकेशन नहीं, आपको ऑलरेडी आपको ऑलरेडी रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि 5 साल का वीजा मिला हुआ है? नहीं आपका स्टील। तो आपको केस रिफ्यूज हो गया या अभी तक वो फैसला नहीं हुआ? हाँ, 2 टाइम रिफ्यूज हो गया है। 2 टाइम रिफ्यूज हो गया। देखिए नई एप्लीकेशन तो फिर ये होता है ना, डिपेंड करता है आप जब आपका केस रिफ्यूज हो गया जब तो और होम ऑफिस ने नहीं एक्सेप्ट किया कि आपको कोई ख़तरा है, तो फिर आप अगर कोई नई एप्लीकेशन करते हैं, नई एप्लीकेशन तो मुख्तलिफ किस्म की बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं डिपेंडिंग आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। किसी को यहाँ पे रहते हुए बहुत टाइम हो गया तो वो भी एप्लीकेशन करता है, किसी के बच्चे हैं और स्कूल जा रहे हैं वो भी एक ग्राउंड है एप्लीकेशन पे, कितना टाइम यहाँ पे हो गया रहते हुए। किसी को ख़तरा है, नया एविडेंस मिला है अपने मुल्क से जिससे पता लगा है कि ख़तरा जो है अभी भी है या और कोई ख़तरा एग्जिस्ट करता है, तो उस बेसिस पे भी एप्लीकेशन की जा सकती है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है और किस नई एप्लीकेशन की आपके वकील बात कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है किसी वकील के पास जाके इसको आप डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सैयद अजहर अब्बास बात कर रहा हूँ लंदन से। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैं असाइलम सीकर हूँ, तो मेरा लास्ट ईयर दिसंबर में इंटरव्यू कॉल हुआ था। एक्चुअली मैं जब इस कंट्री में आया तो मैं बीमार हो गया था, तो मैं काफ़ी यानी बीमार रहता हूँ। तो सेम डेट ही मेरी थी अपॉइंटमेंट की डॉक्टर की, जब मैं मेन इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सका।
मैंने उन्हें एविडेंस भेजा, फिर उन्होंने सडनली जल्द भेज दिया। क्या भेज दिया? सडनली दोबारा कॉल किया मुझे उन्होंने, तो दोबारा मैंने उनको भेजा मेडिकल अपना, तो वो कह रहे हैं जी हमें मेडिकल नहीं मिला, मैंने अपने वकील के थ्रू भेजा था जी। और उन्होंने कहा जी हम आपका विथड्रॉन करते हैं असाइलम केस। तो मेरा वकील जो है वो मुझे यही कहता है जी कि मैंने उन्हें लेटर लिखे हैं, बल्कि उसने मुझे लेटर दिए भी हैं, तो अभी तक हमें जवाब नहीं आया। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखें, आपके वकील ने अगर उनको लेटर लिखे हैं और उसके पास अगर वो रिकॉर्डेड डिलीवरी के हिसाब से भेजे हैं तो प्रूफ भी उसके पास होगा। अदरवाइज़ आपका वकील जो है उनसे रब्ता कर सकता है, उनको कह सकते हैं कि जी हमने ये लेटर्स लिखे हैं, ये सारा एविडेंस लगा के उनको बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए अगर सारा उनको प्रूफ ऑफ पोस्टेज के साथ भी भेजा जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो 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 जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा इसमें हमें इम्कान है कि ये केस जो है या इंटरव्यू दोबारा मुझे कॉल मिल सकती है? देखें, बिल्कुल, अगर वो सारा कुछ आप उनको रीजनेबल एक एक्सप्लेनेशन देंगे होम ऑफिस को तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं आपकी एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन को सुनते तो फिर आप इसको आगे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी एक्सप्लेनेशन रीजनेबल हो विद एविडेंस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक वक्फे का टाइम हो गया है, दोबारा हम छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होता हूँ।